मैं डिम्पल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से लाइव पेंडिंग थी। आजकल का जो समय है वो ऐसा समय शायद ही किसी ने देखा होगा कि हमारे को धूप नसीब नहीं हो रही है। जिसके साथ साथ हमारे बगीचों में जो मैनेजमेंट हमने करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, कुछ बुरी। अच्छी चीज़ों में क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है उससे नाइट्रोजन का अपटेक भी अच्छा हो रहा है। लीचिंग भी ज़्यादा होगी मगर अपटेकिंग भी ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि वेजिटेशन कितनी अच्छी आ गई है ऑर्चर्ड में। तो जब आपके ऑर्चर्ड में ग्रोथ ज़्यादा आती है, उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदा आपको ये होता है कि जिसकी ग्रोथ स्टंट हो चुकी थी वो बगीचा फिर से चल पड़ा और रूट डेवलपमेंट बढ़िया हो जाती है मॉइस्चर में। और मगर जो नुकसान होता है उसमें बीमा बड़ा कम बनता है। तो जब आजकल का बड़ा समय है कि मैं खासतौर पर अब लो और मिडल की बात करूंगा, आपके पास लगभग कुछ ऐसे शूट्स आ चुके हैं और आप देखिए कि ये पिन्स है जो हमने अनटॉप छोड़ी थी। अगर आप क्लियरली देख पाएंगे तो यहां पर रिंग पड़ गया और यहां से आगे ग्रोथ आ गई है और ये ग्रोथ लगभग 1 फीट की हो चुकी है। पिन की ग्रोथ है और वो जो तो हमारी मेन शूट की उसकी ज्यादा आ गई है। अब आप लोगों को यहां पर क्या एक मेहनत आप कर सकते हैं, अभी खासतौर पर लोअर मिडल वाले, आप अपनी कैंची उठाइए और इस रिंग के बीचों बीच या थोड़ा साइड में, ऊपर की साइड में नीचे को रिंग रखना है, यहां से आप इसको कट डाउन कर दीजिए। अगर आप इस रिंग को और इस ग्रोथ को यहां से कट करते, एक तो ये शेड देगा आपके अंदर और जो आपकी क्वालिटी को डैमेज करेगा। दूसरा आप देखेंगे इसके पीछे जो पिन है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, इसकी कोई आंखें नहीं फटती है। अगर आप इसको यहां से काट देते हैं कैंची से तो जो इसके पीछे की आईज है वो स्प्राउट होगी और आप मानिए कि बहुत सारी, अगर आप 100 टहनियां भी ऐसे काटेंगे तो उसमें लगभग 40 से 50 में अगले साल 100% आपके फूल आएगा, फ्लावर बड बनेगा। हो सकता है कि ज्यादा भी आए, अगर आप सनी साइड में, अगर लाइट बढ़िया रही इसके बाद मौसम ठीक रहा तो आपके 100% में भी फूल आ सकता है और नया बीमा भी तैयार हो सकता है यहां पर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप इसको कट कर सकते हैं यहां से, जिससे आपका बीमा बनेगा। ये एक कार्य होगा जो आप आजकल अपने बगीचों में कर सकते हैं। और जो ये टहनी होती है इसको पौधे में ना रहने दे, ऊपर ये सड़ती है और दूसरे पत्तों को खराब करते हैं, इसको आप कलेक्ट करके नीचे फेंक सकते हैं। ये पिन की बात थी। और जो नई ग्रोथ थी, नए शूट थे, वहां पर 2-2, 3-3 वाटर शूट उगने लग गए हैं टॉप पे, जहां आपने टॉप किया उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, जो 2 टहनियां उसको तोड़ दीजिए या कैंची से आप काट सकते हैं, मेन को चलने दीजिए, जिससे आप शेड को कम करेंगे अपने बगीचों में। ये तो बात थी इसकी। अब आजकल जब आपकी नमी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन ज्यादा अपटेक होती है तो जो समस्याओं की बात की उसमें एक समस्या और होती है। आप अपने बगीचों में जाइए और एक पत्ता तोड़ के या सारे पत्तों को ऐसे चेक कीजिए, छू के, आप देखेंगे बिल्कुल नरम हो चुके हैं ये पत्ते। जब ये नरम हो चुके तो मतलब आपका प्लांट स्ट्रेस में है और नाइट्रोजन का अब अपटेक ज्यादा हो रहा है, जिससे हमारी पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। आप देखेंगे कर्ल हो चुके हैं हमारे पत्ते, लगभग नालू से बन गए। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि आपके जरूर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक रहे, क्योंकि मॉइस्चर बड़ा हाई है। तो इसीलिए आपको बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। जो भी लोगों ने, या आपने माइक्लोबुटालिन की स्प्रे की, थायोफिनेट मिथाइल की कई लोगों ने हमारा लूना करा, कई लोगों ने अन्य चीजें भी डाली, पाउडर में कॉन्टाफ डाला, स्कोर डाला। तो उसके साथ साथ जिन भी लोगों ने सुपर और पोटाश अपने स्प्रे में डाला तो उससे कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू भी कंट्रोल हुआ है। और यहां आपको ध्यान रखना कि जब ऐसा मौसम हो तो आपको नाइट्रोजन यहां पर स्प्रे में नहीं डालना भी, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन बढ़िया चल रहा है फ्लो में हमारे। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आप नाइट्रोजन का फ्लो रोक दे, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है नाइट्रोजन, सेल डिवीजन भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इसलिए आपको यहां पर सुपर और पोटाश की आवश्यकता आपके
फॉलियर में है। नाइट्रोजन से एक प्रॉब्लम में और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। अगर ड्रॉट ही कंडीशन होती तो डेफिनेटली आपका बढ़िया रहना था अभी नाइट्रोजन सेल डिवीजन में, इसलिए आपको यहाँ पर नाइट्रोजन डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब आप एनपीके कोई खरीदेंगे मार्केट से तो वो आपको महंगा पड़ेगा, जबकि पी और के अगर 2 ही मॉलिक्यूल वाला कोई आप स्प्रे में डालते तो वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ेगा। एक चीज की ये चीज थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे बागवान साथियों को अपने बगीचों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइप की ये एप्पल मोज़ेक वायरस है। आप लोग परेशान ना होए इससे, क्योंकि ये वायरस है तो बहुत ही डेंजर है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिन भी पौधों में इस टाइप की बीमारी है या आप कुछ इस टाइप में भी ब्राउन से धब्बे पड़ेंगे, आप देखेंगे कि ये कर्ल हो चुकी है पत्ती और इसमें ब्राउन से स्पॉट पड़े हैं बहुत सारे, और मुड़ा हुआ पत्ता है, बीच में सिकुड़न सी है पत्ते में। तो ये लीफ कर्ल वायरस है, ये मोज़ेक वायरस है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के। तो ये वायरसेस है, जिन भी पौधों में ये प्रॉब्लम है उन पौधों को आप कृपा करके मार्क कर दे, उसमें रस्सी बांध ले या रंग लगा दे घर वाला पेंट। उससे मार्किंग से क्या होगा कि ये आपके बगीचों में स्प्रेड होता है और उसके बाद ये पूरे बगीचों में फैलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि आप आइडेंटिफाई करें बीमारियां। और इसका अगर आप ये सोचेंगे या दुकानदार या कंपनी वाला या कोई भी मेरी तरह भी कोई आपको ये बोलेगा कि इसका इलाज होगा और फंगेसाइड से होगा या दूसरी चीज़ों से होगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में है। इसका कोई भी इलाज अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। आपको क्या करना है कि इन पौधों को मार्क करना है। अगली साल जब सर्दी में आप प्रूनिंग करेंगे, ये कैंची के टूल से जैसे आप कट करेंगे, इस साल भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये टेनिया काटने की ओर जा रहे हैं, अगर ऐसे पौधों में आप काट रहे हैं तो सैनिटाइज आप जरूर करें। कैंची के साथ सैनिटाइजर H2O2 से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, अल्कोहल से भी आप कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। कैंची आप धुला दें जब भी एक पौधे की, चाहे समर प्रूनिंग करो चाहे विंटर करो। और इन पौधों में जिसमें भी, चाहे नई वैरायटी है चाहे पुरानी वैरायटी है, चाहे लीफ कर्ल है चाहे मोज़ेक है, आपको इससे कोई भी कलम ना अपने बगीचों में लगानी है ना दूसरों को देनी है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। पूरे बगीचों में फैल चुका होगा ये। और ये जो सबसे ज्यादा बीमारी फैली है ये हमारी कलमों से फैली है। जब भी आप कलमें खरीदते हैं, लेते हैं या एक्सचेंज करते तो विशेष ध्यान करें, ऐसे इन्फेक्टेड पौधों को से आप कलमें ना ले, ना किसी दूसरे बागवान को दे। तो इसीलिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना है इन चीजों का। जैसे ही मॉइस्चर ज्यादा है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पत्तों की, चाहे आपकी प्री मैच्योर लीफ फॉल है, चाहे अल्टरनेरिया है, चाहे मार्सोनिना है, चाहे अन्य कई भी फंगस की बीमारियां है आपके बगीचों में। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, लगभग अभी मैंने स्प्रे करी थी, चलो इतना क्लियरली नहीं। तो जब मैं अपने बगीचे आया तो आपको इस टाइप के कुछ पत्ते आपको अपने बगीचे में दिखेंगे और इस टाइप के स्पॉट दिखेंगे। ये अल्टरनेरिया के स्पॉट है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी अल्टरनेरिया एंटर हो चुका है आपके बगीचों में। तो बागवान साथियों, आपको बड़ा ध्यान रखना है। आजकल अपने बगीचों में कुछ इस टाइप के भी आपको दिखेंगे, ये भी हमारा अल्टरनेरिया है। और अब बड़ी बात आएगी कि मैं आपको डरा रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अल्टरनेरिया इतना खतरनाक नहीं होता है और कि आपको घबराने की जरूरत है, मगर आपको सुनिश्चित करना होगा कि जिस दिन आप अपने बगीचों में स्प्रे करेंगे, अब समय आ चुका है कि आप कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों ही मिक्सचर को मिक्स करके स्प्रे करें। सिस्टेमेटिक फंगेसाइड आपके सिस्टम में जाके पत्तों के स्पोर्स खुले होंगे, उसके अंदर जाके काम करेगी। और जो कॉन्टैक्ट फंगेसाइड है वो आपकी लेयर बनाएगी ऊपर से। जैसे उदाहरण के लिए जो अमूमन चलन में बेबिस्टीन, वो बेबिस्टीन सिस्टेमेटिक है, वो सिस्टम में जाके किल करेगी फंगस। जो कॉन्टैक्ट है वो मैनकोजेब है, जो M45 डाइथीन के नाम से, इंडोफिल के नाम से आप जानते हैं, वो एक सिस्टम कॉन्टैक्ट है। वो बाहर से आपके लेयर बनाएगी ताकि बाहर की फंगस को और ऐसे मॉइस्चर में बड़ा खतरा हो जाएगा स्कैब फैलने का।
ऐसे मौसम में खतरा हो जाएगा मर्सोनीना का। पहले अल्टरनेरिया आता है, उसके बाद ये मर्सोनीना में कन्वर्ट हो। फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, बहुत सारे बागवान साथी है कि इस साल फसल कम है। डेफिनेटली बहुत कम है, उसके बहुत सारे रीजन रहे। सबसे बड़ा तो इन्वायरमेंट का रहा, जो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, बस जो लोग बीच में निपट क्रॉस हो पाए उन्हीं के सेब लगे, या जिनके बहुत अच्छा पॉलिनेशन था। तो उनका एक क्वेश्चन आता है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि क्या हम लोग स्प्रे ना करें। बागवान साथियों, इस साल की फसल तो आपकी गई, मगर अगली साल आपको अगर फसल लेनी तो अपने पत्तों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो आपका जून का महीना, खास तौर पर जून जुलाई का, वैसे जून का मई जून का जो महीना होता है, इसमें जो अगली साल का जो बीमा है वो अभी बन जाएगा। आपका बीमा अगली साल का भी अभी बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे को अपने पत्तों को बचाना ही पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना कि बड़ा डेंजर नहीं है, आपको घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मगर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह गिल्ले पत्तों में आप स्प्रे ना करें, बढ़िया मौसम साफ होने दे। अगर आप जल्दबाजी में स्प्रे करेंगे तो आपका पैसों का नुकसान होगा और असर नहीं करेगी दवाई। इसीलिए मौसम खुलने दीजिए। अगर बीमारी भी आती है आप फिर भी ना घबराए, मगर गिल्ले में स्प्रे ना करें। गिल्ले पत्ते ना हो, उसके ऊपर मॉइस्चर भी ना हो, पूरा ड्राई होने दे पत्ते को, उसके बाद ही स्प्रे करें। और उसके साथ साथ स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप सिलिकॉन डालते हैं, एप्सा डालते हैं, या किसी भी टाइप का जो स्प्रेडर डालते हैं जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि बारिश का मौसम है, हो सकता है इवनिंग में जल्दी बारिश आ जाए। आप नौनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारी रिकमेंडेशन है, हमारी कॉन्टेक्ट और सिस्टम, चाहे डाइथीना और बेबिस्टीन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूना भी आता है, उसको भी कर सकते हैं, मगर आपको कॉम्बिनेशन में डालनी है। कॉन्टेक्ट और सिस्टम, कंपेनियन आपके पास बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको डालिए। साफ है वो आप डालिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कौन से पर्टिकुलर। कैल्शियम के बारे में बात है, बिल्कुल आप कैल्शियम हर स्प्रे में डालें, तोड़ तोड़ के डालें, जो भी आपको लगता है, मगर कोशिश ये करें कि जो बोरोन के साथ कॉम्बिनेशन में होगा आप उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो जो जैसे अगर हम बढ़िया पानी का पीएच घटा के या बढ़िया उसमें करते हैं मौसम के हिसाब से, तो हमारा लगभग 20 दिन का स्प्रे शेड्यूल रहेगा। 20 दिन के अंदर के बाद ही हम स्प्रे करें। अगर आपके कहीं प्रॉब्लम है, पानी की है, पीएच की है, तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्यूल आपके 10-12 दिन के आसपास का रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही धूप खिलेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और फंगस बड़ा स्पीडली अटैक करेगी। तो इस साल बहुत खतरा है पत्तों का, इसलिए आप उस पर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक जो प्रॉब्लम और आती है आजकल हमारे, वो आएगी हमारी माइट की। चाहे रस्ट माइट है, चाहे आपके 2 स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड है। अभी मैं आज अपने बगीचे में, पूरे बगीचे में घूमा, क्योंकि मैं दिल्ली था, काफी दिनों से अपसेंट था। तो मैंने चेक किया कि अभी कहीं भी हमारे को माइट के लक्षण नहीं दिख रहे। अगर माइट के लक्षण नहीं दिख रहे तो इसका मतलब है कि ठंड की वजह से अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुए या उनके एगलिंग हैच नहीं हुए। मगर हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। जो सबसे पहले अगर बायोलॉजिकली आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो आपका 2 लीटर हॉर्टिकल्चर मिनरल और HMO जो नॉनी द्वारा भी प्रमाणित है या रिकमेंडेशन में है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। मगर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि फंगिसाइड और उसके बीच क्या जल्दी करें। तो मेरा अपना मानना है, भले ही अभी हमारा HMO का टाइम हो चुका है, पहले आप फंगिसाइड की ओर जाए। जिन बागवान साथी को फंगिसाइड हो चुकी है या 5-7 दिन हो चुके हैं, वे लोग HMO पे जाए अब। अदरवाइज आप पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो पत्तों पे जाने की होगी। इसीलिए आप सबसे पहले फंगिसाइड की ओर जाए, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद, लगभग आप हफ्ते के बाद HMO की आप 2 लीटर की स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ आपको ऐसा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड या किसी भी अन्य। वो ऑटोमेटिकली आपकी सेंजो स्केल को भी कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ आपके माइट को भी कंट्रोल करेगा, चाहे वो रस्ट माइट है, चाहे आपकी 2 स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड माइट है। और वो आपके जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है, चाहे तोता मामा है हमारे, चाहे हमारे फ्रेंडली माइट है जो दूसरी आती है, तो उसको भी वो नहीं मारता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या स्प्रे कर रहे हैं और उसका पर्यावरण या आपकी उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। उम्मीद है ये आपके लिए जो जानकारी है वो काफी
सार्थक रही होगी और जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मैंने इसमें करने की कोशिश की है।